चीजें आपके आ रही थी। तो जैसा कि पहले हम थ्योरी से कुछ कवर करते हैं, है ना। एनसीडे में केवल हमको ऑब्जेक्टिव करने थे क्वेश्चंस, पर मेरे को लगा कि कुछ कुछ चैप्टर मेरे को थोड़ा रिवाइज पर्पज से या आपको करवा देना चाहिए, वो करवा रहे थे। तो अभी तक लगभग हम 50 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस कर चुके हैं, इन्वायरमेंट और वेंटिलेशन वाले। ठीक है, और एक चैप्टर पूरा पूरा कर चुके हैं, माइंड मेथड वाला। ठीक है, और ये सेकंड चैप्टर में हम इन्वायरमेंट एंड वेंटिलेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके भी हम 50 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस कर चुके हैं। और अभी हम पहले थ्योरी थोड़ा देखेंगे, फिर उसके बाद में आगे के कुछ क्वेश्चंस। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे शायद, बट यही करेंगे। ठीक है, कुछ थ्योरी जो मुझे लग रहा है कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, और कुछ क्वेश्चंस के टाइप जो हो रहे हैं वो थोड़ा देख लेते हैं आज। ठीक है, चलिए। तो पहले अपन थोड़ा फायर्स के बारे में देख लेते हैं। पहले तो फायर होती मतलब लगती क्यों है, फायर जो लगती है वो लगती क्यों है, उसके कुछ कारण होते हैं। पहला कारण तो होता है कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल पड़ा हो वहां पे। ठीक है, एक वहां पे सोर्स होना चाहिए फायर लगने के लिए, जिसमें सफिशिएंट सफिशिएंट एक हीट हो, है ना। ऐसा सोर्स होना चाहिए। पहले तो मटेरियल होना चाहिए वहां पे, इग्निशन के लिए सोर्स होना चाहिए, और ऑक्सीजन होना चाहिए। तभी तो, अगर ऑक्सीजन सप्लाई आप बिल्कुल कट ऑफ कर देते हो तभी आग बुझ जाती है, ऑक्सीजन से जलती है। और फोर्थ पॉइंट है कि जो सोर्स ऑफ इग्निशन है और ये मटेरियल है, इनके बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, कांटेक्ट बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ठीक है, ये तो आपके फायर लगने के कारण हो गए। पहले तो कंबस्टिबल मटेरियल होना चाहिए, फिर सोर्स ऑफ इग्निशन होना चाहिए जिसमें सफिशिएंट हीट हो, थर्ड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फोर्थ इज इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब है फायर जो है वो बेसिकली अपने कितने प्रकार में डिवाइड करे जाते हैं। तभी आपको अगर फायर के टाइप पता होंगे तभी आप एक्सटिंग्विशर के बारे में थोड़ा बता पाएंगे, है ना। तो फायर जनरली देखो, एक होता है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, और क्लास ई। ठीक है, जो क्लास ए वाले होते हैं ना, इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें जैसे कोई भी इन्वॉल्विंग कंबस्टिबल मटेरियल हो, जैसे कंबस्टिबल मटेरियल, जैसे कौन कौन सा कंबस्टिबल मटेरियल, जैसे टिम्बर हो, कोयला हो, रबड़ हो, या आपकी जो कन्वेयर बेल्ट होती है वही जल जाए। ठीक है, तो आपको कभी कभी कन्वेयर बेल्ट में आग लग गई तो आप क्या चीज, कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, ये कंफ्यूजन होता है। टिम्बर लग गई, टिम्बर में आग लग रही, कोयले में लग गई, रबड़ में, तो इन सारी जगह कौन सा वाला यूज करेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्लास ए। अब क्लास बी के लिए, क्लास बी जो है उसमें होती है जो इनफ्लेमेबल लिक्विड होते हैं इनमें। ठीक है, क्लास बी में इनफ्लेमेबल लिक्विड जैसे कौन कौन से, ल्यूब्रिकेशन, ऑयल हो, डीजल हो,
फिर पेट्रोल भी हो सकता है, ठीक है, या ग्रीस। आप कभी कभी अभी जैसे कुछ दिनों पहले मैंने एक सुना था कि एक माइंस में, इंटरनल न्यूज है बट, डोजर में आग लग गई, बट वहां लुब्रिकेशन वगैरह लिक्विड वगैरह पे लगी थी। तो उस चीज को हम बोलेंगे क्लास बी टाइप की, क्योंकि वो पेट्रोल डीजल या ग्रीस वगैरह लुब्रिकेशन वगैरह की वजह से लगी थी, इनफ्लेमेबल लिक्विड की वजह से लगी थी। ठीक है। क्लास सी, जो क्लास सी वाली है, इस फायर को बोलते हैं, ये कहाँ कैसे जो गैसियस फ्यूल्स, जैसे एग्जांपल कौन कौन से, जैसे एलपीजी गैस, जो आपके घरों में एलपीजी गैस होती है, उसकी उसमें आग लग गई तो उसको क्लास सी वाली बोलेंगे, या ब्यूटेन वगैरह में लगती है तो। ठीक है। एक होता है क्लास डी। क्लास डी में क्या होगा, ये आग जनरली जो मेल्टिंग आयरन वगैरह होती है, आयरन वगैरह जो पिघला हुआ होता है उसमें लग जाती है, उसको बोलते हैं अपन। और क्लास एक ई और है, वो याद रखना है आपको, क्लास ई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कौन सा हो गया, जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर, जनरेटर, केबल्स, या ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अदर। ठीक है। तो ये टाइप हो गए आपके फाइव से, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। क्लास ए में कंबस्टिबल मटेरियल, टिम्बर, कोल, रबर, कन्वेयर बेल्ट। क्लास बी में इन्फ्लेमेबल लिक्विड, जिसमें लुब्रिकेंट, ऑयल, डीजल, पेट्रोल, ग्रीस। क्लास सी है जिसमें गैसियस फ्यूल, एलपीजी गैस वगैरह होगी। क्लास डी मेल्टिंग आयरन। क्लास ई में आ गए हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ई मोटर, जनरेटर, केबल, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो जो क्लास ए वाली है, जिसमें कोयला, टिम्बर, रबर, कन्वेयर, इसमें आप पानी का यूज कर सकते हैं, वाटर। अगर छोटे स्केल में है, छोटे स्केल में तो स्मॉल अगर स्केल है, तो आप जो अंडरग्राउंड वगैरह में स्टोन डस्ट का भी यूज कर सकते हैं, स्टोन डस्ट या सैंड का भी यूज कर सकते हैं। या तो स्मॉल स्केल पे हो या फिर इनिशियल स्केल हो, तो वहां पे आप स्टोन डस्ट या स्टोन सैंड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लास बी वाली को आपको, इस वाले जो क्लास बी वाले जिसमें आपके लिक्विड लुब्रिकेंट है, डीजल है, पेट्रोल है, ग्रीस है, इसको आप पानी से नहीं बुझाना होता आपको। इसमें आपको एक्सटिंग्विशर चाहिए होगा, एक्सटिंग्विशिंग एजेंट चाहिए होगा। ठीक है। कौन किस प्रकार का एक्सटिंग्विशिंग एजेंट चाहिए होगा, जो एक तो ब्लैंकेट कर ले, ब्लैंकेटिंग और स्मूथिंग। इसमें आप है ना, एग्जांपल अगर देना चाहो तो फोम टाइप का जो एक्सटिंग्विशर होता है, फोम एक्सटिंग्विशर।
ठीक है। तो आपको एक्सटिंग्विशर का सही से यूज करना पड़ेगा, और उसमें फोम एक्सटिंग्विशर का यूज करना करोगे तो ज्यादा बेटर है। और एक ये वाला देख लेते हैं, ई वाला, ये भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो ये वाला थोड़ा देख लेते हैं। तो इस वाले में ऐसा वाला एक्सटिंग्विशर एक्सटिंग्विशर तो यूज करेंगे, बट ऐसा वाला करेंगे जो नॉट ए कंडक्टर हो। बिजली है, बिजली में पानी तो यूज करोगे नहीं, फोम वाला यूज नहीं करोगे, तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ, याद रखना, और जब पीपीटी दूंगा तो रिवीजन में आसानी रहेगी। वाटर वाला नहीं करेंगे, फोम वाला नहीं करेंगे। इसमें सबसे बढ़िया वाला कौन सा होगा? कार्बन, जिसमें कार्बन गैस हो। कार्बन गैस यानी कि CO2 एक्सटिंग्विशर जो होता है वो बहुत बढ़िया है, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है। चलिए, इसमें आपको कोई डाउट है अभी तक तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, आप बहुत ठीक से याद तो रखे हो सर। लॉस एंजलिस में अभी वो है लगी है। मिश्रा जी, ये जो वाटर तो यूज नहीं करते, उसके अलावा फोम भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्लास ई में। हाँ मिश्रा, आप बिल्कुल ठीक है, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, ठीक है। लॉस एंजलिस अरे यार, लॉस एंजलिस के बारे में मैंने भी पढ़ा है कि आग तो लगी है, बट मैंने थोड़ा डिटेल से देखा नहीं। अगर वो जंगलों में आग लगी है तो वो क्लास ए वाली हो जाएगी, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी में वगैरह में लगी है तो वो क्लास बी हो जाएगी। यार अब इतना इतना डिटेल से बता दिया, अब आप खुद भी अपने से कर सकते हो, है ना। ये याद रखो, टाइप्स बता दिए, और तो क्या बताऊं यार। ठीक है। माइनिंग ज्ञान एज इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां गेट माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, डीजीएमएस सेकंड क्लास, माइन मैट, ब्लास्टर जैसे सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। यदि आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान, और गेट के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर में इंडिया के टॉप क्लास फैकल्टी मेंबर्स डेली के लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग हर क्लास के बाद आपको मिल जाया करता है। न सिर्फ लाइव क्लास बल्कि स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर में ही मिल जाता है। अलग अलग कोर्स के लिए माइनिंग ज्ञान का अलग अलग बुक भी अवेलेबल है, जो आपको कोरियर के माध्यम से भेजा जाता है। मतलब आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है, सब कुछ माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर में मिल जाता है। तो आप भी यदि माइनिंग ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं और माइनिंग ज्ञान से जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए माइनिंग ज्ञान ऐप को गेट एग्जाम की तैयारी के लिए, जबकि माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को गेट के अलावा बाकी सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। थोड़ा पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर के नाम नाम बता देता हूं मैं ना। ये आप, है ना, अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ना है ना, डीजे देशमुख वॉल्यूम 2,
थोड़ा साथ साथ में करते जाओ उसको, वो बुक ठीक है। चैप्टर शायद फोर्थ होगा, जिसमें फायर वगैरह के बारे में है। तो थोड़ा आज जाके इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। जिसको भी पेपर वेपर निकालना है थोड़ा सीरियस है तो वो थोड़ा देख ले साथ साथ में। और जो इसके चैप्टर 1 2 3 तक आप आराम से पढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत डाउट आएगा, नहीं आए, थोड़ा डिटेल से पढ़ोगे तो अच्छा ही रहेगा, है ना। चीजें जब साथ साथ में पढ़ सकते हो तो नोट्स भी हो जाएगा, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो पोर्टेबल में एक होता है सोडा, सोडा एसिड, एक होता है वाटर, CO2, फोम टाइप का भी होता है, CO2 गैस वाला होता है, ड्राई पाउडर होता है, एक होता है CTC, एक होता है BCF। ठीक है, BCF। इसमें आप चैप्टर 4 में देखोगे तो इसके बहुत स्पेसिफिकेशन वगैरह भी दे रखे हैं, हल्का फुल्का आप देख सकते हो, है ना। पूरा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं, उतना नहीं पूछा जाता है। मैं ज्यादातर देखा हूँ क्वेश्चन यही पूछता है कि किस प्रकार की आग है, किस प्रकार का एक्सटिंग्विशर यूज कर रहा है। बट फिर भी थोड़ा डिटेल में तो देखोगे तो ठीक रहेगा। देखो ये अलग अलग प्रकार के एक्सटिंग्विशर है, इनमें से ग्रीन, ये सोडा, ये कौन सा है सोडा, विजिबल है क्या यार। ये सोडा एसिड वाला है, सोडा एसिड वाला है तो इसमें सोडा बाइकार्ब सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सोडा बाइकार्ब सॉल्यूशन होता है। ये इसका डिस्चार्ज पाइप होता है, इसमें कुछ ऐसा प्लंजर, इसको प्लंजर नोजल, इस चीज को नोजल बोलते हैं, प्लंजर इसको बोलते हैं। ठीक है, कभी भी है ना कोई मशीन भी देखो ना आप, जैसे मान लो LSD देख रहे हो, सोयल देख रहे हो, ड्रैगलाइन देख रहे हो, तो उसके थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स के बारे में देखा करो, पूछता है ऐसा वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको केज बोल देते हैं। ये हो गया सोडा एसिड वाला एक्सटिंग्विशर, जिसमें सोडा बाइकार्ब सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 लिक्विड होगा, डिस्चार्ज हॉर्न, और CO2 स्नो जेट, ये स्नो जेट हो गया। ये आपका CO2 वाटर वाला एक्सटिंग्विशन, जिसमें CO2 कार्ट्रेज होती है, वाटर भी होता है, दोनों होते हैं। ठीक है, वाटर भी होगा, CO2 कार्ट्रेज भी होगा। ये वाला प्लंजर होता है, नोजल होता है इसमें। ठीक है, और ये बॉटम पे ये फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर है, जैसे नोजल पोर्ट होल, इसमें पोर्ट होल भी होता है एक, पोर्ट होल ये यहाँ पे। और इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो होता है एल्यूमिनियम सल्फाइड मिक्स सोडा बाइकार्बोनेट। जो फर्स्ट वाला था, जो सोडा एसिड वाला था, उसमें केवल सोडा बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन था। इसमें आपका एल्यूमिनियम सल्फाइड सल्फेट मिक्स सोडा बाइकार्ब। चलो, चलो एक दो चीजें पहले जो छूटी है वो दिखा देता हूँ आपको, एक दो मोटी कॉलम वगैरह थोड़ा बता देता हूँ, जिससे कि क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी रहेगा। देखो, मान लो कोई भी माइंस है, उसका
डेप्थ दे रखा है 400 मीटर, ठीक है। और टेम्परेचर वो देगा डाउन कास्ट शाफ्ट का टेम्परेचर दे दिया उसने, मान लो 28 डिग्री सेल्सियस, मान लो नहीं ये है, ठीक है। अपर कास्ट शाफ्ट का टेम्परेचर वो 38 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है वो, क्या क्या पूछ रहा है, एक तो बताओ आप मोटिव कॉलम कितना है, और एक आप बताओ एनवीपी कितना है, ठीक है। तो पहला निकालते हैं मोटिव कॉलम। मोटिव कॉलम का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या था, टी यू माइनस टी डी डिवाइडेड बाई 273 पॉइंट वन तो छोड़ दो चलो, टी यू मल्टीप्लाई डी। ये आपका मोटिव कॉलम का फॉर्मूला है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अच्छे से लिख लो, ठीक है। तो यहां पे टी यू कितना है, अपर कास्ट का 38 डिग्री, माइनस डाउन कास्ट का 28 डिग्री, डिवाइडेड बाई 273 प्लस टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट का 38 इंटू 400। 400 क्यों, क्योंकि ये डेप्थ है, ठीक है। तो 38 माइनस 28 10 डिवाइडेड बाई 8 3 11, हाथ लगे 1, 7 3 10 1 11, हाथ लगे 1, 311 इंटू 400। अब इसको आप करोगे तो ये आएगा लगभग, ऐसे कर लेना, अगर कुछ नहीं आ रहा टाइम बहुत मिलेगा, आप डिवाइड इसको करोगे तो आएगा 1, लगभग आएगा 1.28 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 12.8, ठीक है। ये आपका मोटिव कॉलम है। तो अगर आपको मोटिव कॉलम ही पूछे तब तो आपको इतना सा ही करना है, फॉर्मूला लगाना है, सोल्व कर देना है, ठीक है। अगर आपको एमवीपी पूछे, क्या बोलते हैं, एनवीपी एनवीपी भी पूछ ले तो एनवीपी क्या होता है, मोटिव कॉलम मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ डाउनकास्ट, ठीक है। अब अपन को मोटिव कॉलम तो पता है बट डेंसिटी नहीं पता है, तो उस अगर नहीं पता है तो वो एक इंफॉर्मेशन आपको और देगा कि डेंसिटी ऑफ डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या देगा वो, आपको वो बैरोमेट्रिक प्रेशर वगैरह तो देगा, ठीक है। अगर नहीं दे तो यहां तक मोटी कॉलम ही तक ही देगा, अगर देना होगा उसको एनवीपी निकलवाना होगा तो आपको डेंसिटी नहीं, या तो डायरेक्ट डेंसिटी दे देगा, नहीं देगा तो प्रेशर वगैरह देगा। तो मैं थोड़ा डिटेल वाला क्वेश्चन लिया हूं जिससे कि आपको कभी ऐसा दिक्कत नहीं आए। तो 750 mm, अगर डायरेक्ट डेंसिटी दे दे तो डेंसिटी और इंटू मोटी कॉलम कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो
मोटिव कॉलम अपन क्या NVP क्या था, मोटिव कॉलम प्लस प्लस था क्या, नहीं, मल्टीप्लाई डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी इधर मैं निकाल देता हूं, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ डाउन कास्ट, ये डाउन कास्ट है ना, अप कास्ट नहीं है, डाउन कास्ट है। तो वो निकालने का एक फॉर्मूला होता है 0.465 इंटू बी डिवाइडेड बाई 273 प्लस टेम्परेचर ऑफ डाउन कास्ट, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 465 इंटू बैरोमेट्रिक प्रेशर कितना देर का है, 750, 273 प्लस टी डाउन कास्ट 28, तो ये यहां से निकल के आया, मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूं ना, थोड़ा जल्दी हो, 1.157। तो आपका जो मोटिव कॉलम था वो आया 12.8 इंटू 1.157, वापस कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं तो 14.81। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ, वरना फिर आगे चलते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देख ले। चलो, इसमें बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्लैक डैम फ्रॉम द माइंस एयर सैंपल शो इन। अब यहाँ पे अपन को ब्लैक डैम वगैरह कैलकुलेट करना है, बताओ। देखो, निकालने के वैसे दो मेथड है, पर मैं आपको एक मेथड बताऊं या दोनों बता दूं? चलो एक मेथड ही देख लेते हैं अपन। अगर कर सकते हो तो करो, 30 सेकेंड है आपके पास, 40 सेकेंड है, चलो। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्लैक डैम फ्रॉम द माइंस एयर सैंपल शो इन द बिलो। ऑक्सीजन दे रखा आपको 19.11, नाइट्रोजन आपको दे रखा 79.04, CO2 आपको दे रखा 0.25, CO आपको दे रखा 0.02 और CH4 दे रखा आपको 1.58। परसेंटेज ऑफ ब्लैक डैम निकालना आपको। ठीक है, पहले तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में कितना कितना परसेंटेज होता है, ये चीजें मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी। ऑक्सीजन कितना होता है, नाइट्रोजन कितना, CO2 कितना होता है ना। बताओ बताओ, 40 सेकेंड है आपके पास, आंसर आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। जो यहाँ अगर कोई यूनिट में कोई पूछना चाह रहा है कि यहाँ यूनिट वगैरह क्या आएगी, तो ये जो आया हुआ है KGF पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अगर इसी चीज को आपको पास्कल में निकालना है तो पास्कल में 10 से गुना कर देते हैं, 10.1, ये पास्कल हो जाएगा। ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर का है, उसमें आता है 10 की पावर 3। चलिए,
पल्लो लटके बनी को पल्लो लटके। चलिए मैं बता देता हूँ यार। ओके, देखो पहले तो आपको चीजें एटमॉस्फेयर में कितनी कितनी है वो याद आनी चाहिए। O2 कितना था? 20.93। नाइट्रोजन कितना था? 79.04। और CO2 कितना था? 0.03। तो यहाँ है क्या? नहीं, यहाँ CO2 कितना हो गया? CO है ये, तो CO2 इतना, मतलब कम बढ़ गया है। नाइट्रोजन सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑक्सीजन आपका कम हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो दे रखा है, अब यहाँ क्या करेंगे अपन, जो ये नाइट्रोजन है ना, इनके इक्विवेलेंट निकालते हैं ऑक्सीजन के कंपेयर में। तो पहला पॉइंट, नाइट्रोजन अगर मान लो इक्विवेलेंट, ये क्या हो रहा है कि ये जो नाइट्रोजन का वैल्यू है 79.04, ये ऑक्सीजन इतना था तो अभी अपना ऑक्सीजन कम है, तो उस रिस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं ना। तो नाइट्रोजन इक्विवेलेंट टू, ये ऑक्सीजन अभी कितना है? 19.11, इक्विवेलेंट टू 19.11 ऑफ O2 सैंपल, ठीक है। तो 79.04, ये तो नाइट्रोजन है। लिखते कैसे देखो, नाइट्रोजन इक्विवेलेंट निकालना है तो O2 अभी जो अपन को दिया है इन द क्वेश्चन, और O2 जो एक्चुअल होता है इस तरह से। तो N2 कितना दे रखा है? 79.04। और O2 जो क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 19.11। और एक्चुअल में कितना होता है? 20.93। तो यहां से जो नाइट्रोजन है इक्विवेलेंट निकला, इक्विवेलेंट ऑफ O2, वो कितना आ जाएगा? इनको गुणा करके इससे डिवाइड करना है। तो कैलकुलेटर का ही यूज हो पाएगा आपको। अगर सामान्य एग्जाम है तो शायद इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा नहीं, गेट वगैरह में पूछ लेता है, किसी एग्जाम में पूछेगा तो कैलकुलेटर देगा वो, वरना किसी से नहीं होगा तो आपसे भी नहीं होगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन आपका ऑक्सीजन के कंपेयर में मिल गया है, वैसे ही बाकी की गैसों के बारे में पता करना है। अभी अपन CO2 का पता करते हैं। तो CO2 इक्विवेलेंट टू 19.11 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इन द सैंपल, कितना हो जाएगा? ओ CO2 ऑक्सीजन इन क्वेश्चन, ऑक्सीजन इन एक्चुअल। तो CO2 कितना है? CO2 0.03 होता है। 19.11 डिवाइडेड बाय 19 पॉइंट, अच्छा ऑक्सीजन का ही बोला ना, ऑक्सीजन तो ये 20.93। तो यहां से CO2 इक्विवेलेंट कितना आ गया?
ये लगभग वही आएगा 0.03। ठीक है। अब अपने को क्या है, देखो ब्लैक डैम होती क्या है, आपको इस चीज से याद आना चाहिए अपन ये चीजें कर क्यों रहे हैं, बिकॉज अपन को पता नहीं है ब्लैक डैम वगैरह कितनी क्या है। तो ब्लैक डैम निकालने के लिए पहले तो पता होना चाहिए ब्लैक डैम होती क्या है। ये भी मैं बता चुका हूँ। ब्लैक डैम क्या होती है बताओ। ब्लैक डैम, स्टिंग डैम, फायर डैम, सब चीजें बता दो। देखिए यार, ब्लैक डैम होता है कि कितना नाइट्रोजन है और कितना CO2 है। तो CO2 प्लस नाइट्रोजन करेंगे तो निकलेगा। ठीक है, तो N2 एक्सेस और CO2 एक्सेस। तो पहले नाइट्रोजन निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन एक्सेस इन द सैंपल। देखो अपने पास सैंपलिंग में कितना था, 79.04। ठीक है, और यहां से कितना आया, 72.16। 79.04 था और ये आया 72.16। तो यह है 6.88%। अपना नाइट्रोजन इतना एक्सेस में है। ठीक है, और CO2 कितना एक्सेस में है। अपना जो क्वेश्चन में दिया है 0.25, ये क्वेश्चन वाला ले रहा हूं मैं, और यहां पे कैलकुलेशन करके आया जो। तो इन दोनों को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0.22%। तो नाइट्रोजन एक्सेस, CO2 एक्सेस आ गया। तो ब्लैक डैम कितना हो गया, 6.88 प्लस 0.22, ये हो गया 7.1%। एक मिनट रुकिएगा। हाँ सर। बैठ के डाटा तैयार किए थे वो आपको भेजा है व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप खोलो। हाँ शीट खोले। हाँ सर, एक सेकंड। हाँ सर। डाटा सब सही है, कहीं कोई गलत गड़बड़ नहीं है, है ना। हम्म। उसमें 28 डेज की जगह वो 77 डेज लिखना है। हम्म PDF फाइल है तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। कन्वर्ट करके 77 डेज कर देना, फाइल नेम भी 77 डेज कर देना। ठीक है सर। और ऊपर में हेडिंग डाल देना इसका, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड खड़िया प्रोजेक्ट। ठीक है सर। तो है ये ना, वर्ड में करो या जैसे भी करो, उनको फिर व्हाट्सएप करो। आधा घंटे भेज दूं सर, या अभी भेजूं तुरंत। हाँ भेजो यार, वो GM साहब मांग रहे हैं ना, जल्दी भेजोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, भेजते हैं सर। अब हम ड्यूटी निकल गए हैं, कर नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, कर देते हैं। ठीक है, ब्लैक डैम निकालने आ गया ना। हाँ सर। मेरा फोन नहीं आएगा तो व्यू पॉइंट के थ्रू मैसेज कर देना। ठीक सर। ठीक है, कैलकुलेशन समझ गए ना कैसे होती है, फायर डैम ब्लैक डैम कैसे निकला, समझ में आया। तो अब ऐसे अगर आपको यहां पूछ देता, ये तो ब्लैक डैम पूछा, अब यहां पे व्हाइट डैम, फायर डैम, ये आप कोशिश करिएगा निकालने की, नहीं होगा तो मैं कल होमवर्क, ये होमवर्क मान लो आप, मैं बता दूंगा। ठीक है। अरे यार, कुछ काम फंस गया है।
अरे भाई दोनों को ही ऑक्सीजन के कंपेयर में ही लिया है। यहाँ देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिया है, CO2 को भी ऑक्सीजन का ही लिया है। कहाँ गलत लिया हूं भाई, सही से तो देखो। वो ठीक है, जो है वो सब ठीक है। ठीक है मिश्रा, कुछ दिक्कत नहीं है। डार्क कलर का यूज करिए सर, डार्क कलर का यूज करूंगा, ठीक है। चलो ये एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज के लिए यही खत्म करेंगे। यार न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम लगता भी है, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल देखना है तो आप एक ही गोरे वाला बात करिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें बताइए। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 4 अंडरग्राउंड रोडवे इन द पैरेलल, देखो 4 है, एक ये 4 है वो पैरेलल है। फिर यहाँ पे एक फैन लग गया है, और एक डाउन कास्ट है, एक अपकास्ट है मान लो, ठीक है। ये अपकास्ट मान लो, ये डाउन कास्ट मान लो। तो अपकास्ट ये सब तो ठीक है, इनका दे रखा है 9, 16, 25 और 36। इसका कितना है, अपकास्ट का 2 मान लो दे रखा है, ये 2.5 दे रखा है, और ये फैन का दे रखा है 1.5। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर मान लो फैन आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, अगर पैरेलल है तो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, रूट ऑफ R1 1/R2 1/R3। ठीक है। और अगर सीरीज में हो तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इनको जोड़ देते हैं, R1 R2 R3। तो सीरीज पैरेलल तो समझते हो ना, पैरेलल मतलब जो समांतर, जैसे ये सारे पैरेलल है, ये वाले पैरेलल है, ठीक है। और फिर इनसे एक सीरीज बनेगा, 1 2 3 4, ये सारे चारों सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ रहा है चीजें। ओके, तो पहले इन चीजों का अपन इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ये है ना, इसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो आर इक्विवेलेंट इनका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट रूट ऑफ 1/√R1 R2 R3 और R4। ये तो आपकी किस्मत ठीक है कि इन्होंने सबको रूट का आसपास ही दिया है। अब सोल्व करना है, 1 आर इक्विवेलेंट, तो 1/√9, तो ये आ जाएगा 1/3, ये 1/4, ये 1/5, ये 1/6। ठीक है, इनका एलसीएम कितना होगा, 4 तेरी 12, 12 पंच 60, 60 एलसीएम हो गया। ठीक है, अगर नहीं आता है इस तरह से तो आपको ऐसे ही करो, 3 4 5 6 लिखो, फिर इसमें एक बार 2 का डिवाइड, फिर 3 का करो, फिर 2 और 5 करो, 3 2 6, 6 2 12, 12 पंजे 60। ठीक है, तो ये आएगा 3 2 6 20, 4 4 पंजे 12 और 10, तो ये आएगा लगभग 57 डिवाइडेड बाई 16। ये आया 1/R इक्विवेलेंट का रूट। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट आ गया, या R इक्विवेलेंट ही निकाल लो, उल्टा कर दो, ये आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 57 इंटू 57। ठीक है, तो ये देखो ये आएगा समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, ये आएगा ना कुछ। ठीक है, मैं तो आपको थोड़ा कभी कभी जल्दी चलना सिखाता हूँ, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। ठीक है, और बाकी अब देखो ये इधर वाला क्या था, अपकास्ट,
फिर इसका ये जो अपना आर इक्विवेलेंट आया, फिर यहाँ पे आर फैन का है, आर फैन कितना था, वो आर ऑफ फैन लिख देता हूं, और फिर एक और ये यहाँ पे डाउन कास्ट। ठीक है, ये सारे सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए। अपकास्ट का कितना दे रखा उसने, 2, डाउन कास्ट का 2.5, इसका 1.5 फैन का, और इसका लगभग 1 पॉइंट समथिंग कुछ आया है ना, लगभग 1 पॉइंट। मैं आपको जल्दी करना बता रहा हूं। ये हो गया 4, 2.5 और 1.5 को ऐड करोगे तो 4 हो गया, 4 + 2 6, तो 6.0, और यहाँ 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, तो ये लगभग आएगा 7 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन में एक ही है ऐसा। ठीक है, अगर एग्जैक्ट करना चाहो तो आप सोल्व करके कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, तो अगर ये आएगा 1.108, तो 1.108, तो ये आ जाएगा 1.08। ठीक है, आपका आंसर आ गया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट सपोर्ट फॉर्मेशन ऑफ द H2S इनसाइड द माइंस। कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज है जो H2S के फॉर्मेशन को नहीं सपोर्ट करती। ये नोट याद रखिएगा, फोकस करिएगा नोट पे बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा पूछता है क्वेश्चन। बताओ इनमें से कौन सा, डिके ऑफ टिम्बर, स्पॉन्टेनियस कंबशन, कोल, स्प्रेडिंग ऑफ कोल डस्ट एंड बर्निंग ऑफ द ब्लास्टिंग। देखो इससे भी हो सकता है, इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, लेकिन कोल डस्ट तो अगर आप स्प्रेड कर रहे हो तो अच्छी चीज है, इससे थोड़ी ना होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द मेथेन इज नॉट एक्सप्लोजिव। इनमें से कौन सा रेंज है वो एक्सप्लोजिव नहीं है, तो आप जनरल जल्दबाजी में क्या लगाओगे, 5.2 to 14.8, बट वो आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है नॉट एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव नहीं पूछा है, यहाँ नोट पे बहुत ध्यान देना है, तो ये तो आपका आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, अप टू 5%, इसके अंदर अगर रहा तो वो एक्सप्लोजिव नहीं होगा। What is the mass of 1 meter cube CH4 at NTP? एट NTP पे ये याद ही रखना पड़ेगा आपको। NTP पे 1 मीटर क्यूब CH4 का जो मात्रा होती है वो होती है 0.716 kg। ये याद रखना पड़ेगा, 0.16। अगला क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ द मेथेन विद द ब्लू फ्लेम। कह रहा है कि अगर मान लो मेथेन जल रहा है और नीले कलर में जल रहा है, नीले कलर में जल रहा है, उसका फ्लेम जो है नीले कलर का है, तो गैस बनाएगा ए और बी। तो बोल रहा है आपको बताओ कि वो ए और बी गैस कौन सी है। वो गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर मीथेन जब जल रही है, अगर वो नीले रंग की फ्लेम बना रही है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O होता है। चलो अब कल देखते हैं। आज थोड़ा क्वेश्चन कम कर पाए हैं अपन, बट अपन ने फायर के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी, और मोटिव कॉलम और थोड़ा फायर डैम वगैरह कैलकुलेशन वगैरह सीखे हैं। ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से